हेलो बच्चों, कैसे हैं। लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आयनाइजेशन एनर्जी और एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था सॉलिड स्टेट का, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। वो क्यों पढ़ा था यहाँ पे, ताकि आपको पता चल सके कि बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कैसी होती है। शॉर्ट में बताया कि बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कोवेलेंट सॉलिड्स की सबसे ज्यादा होती है, आयनिक सॉलिड से भी ज्यादा, क्योंकि कोवेलेंट सॉलिड 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो सब क्या है ना, हमें ब्लॉक केमिस्ट्री में काम आएगा। तो वहां पे जब हम उनकी स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो बच्चा ये पूछता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों आया, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों आया, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में काफी काम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो इसलिए वो चीज डिस्कस करी। अब हम नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए, इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन के प्रति लाइकिंग किसकी होगी, जिसको जरूरत होगी या जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा जिस न्यूक्लियस का इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के प्रति, है ना। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए फिर डिस्कस करते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to valence shell, when an electron is added to valence shell of isolated gaseous neutral atom, isolated gaseous neutral atom, ठीक है। आइसोलेटेड होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। एटम में ही बात कर रहे हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन भी ऐड करेंगे, थर्ड भी करेंगे, अभी देखते हैं। एटम और न्यूट्रल होना चाहिए अभी, ठीक है। बाद में हम इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एक और डेफिनेशन देंगे, ठीक है। वो आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेट करते हैं, लेकिन आज का लेक्चर बड़ा बेसिक है। फर्स्ट लेक्चर इसको भी दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर बहुत बेसिक रखते हैं, क्या क्या है, फिर उसको रिलेट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी से, फिर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम, तो क्या बनेगा, मोनोवेलेंट गैसियस एनायन बनेगा। इज इट क्लियर। तो एक्स गैसियस एक इलेक्ट्रॉन लेकर एक्स माइनस गैसियस बनाएगा। अच्छा, अब इस प्रोसेस में क्या होगा देखिए, ठीक है, एक सेकेंड। एक्स गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एक्स माइनस गैसियस। क्लियर। ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, इनर शेल में भी है। क्लियर, ठीक। यहां से एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आया बाहर से। ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें दो टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे। जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाहता है इस एटम में, उसमें दो टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस से, ठीक है। और एक इन सब इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, इनर शेल से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा पास में होंगे, इनसे लग रहा है रिपल्शन, ठीक है। और इससे लग रहा है अट्रैक्शन। इज इट विजिबल टू यू ना? यस, इट्स वेरी विजिबल, ठीक है। तो अट्रैक्शन और ये रिपल्शन। क्लियर। तो ये रिपल्शन दे रहे सारे इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को, और ये अट्रैक्शन दे रहा है, ठीक है। अब सपोज टू बी जब इस इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया था तो रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी थी, रिक्वायर्ड एनर्जी टू ओवरकम द रिपल्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में टू ओवरकम द रिपल्शन, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी है टू ओवरकम द रिपल्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। सपोज टू बी यहाँ पे प्लस 100 किलो जूल पर मोल आपने एनर्जी दी। क्लियर। पर मोल ऑफ एटम्स है तो उसको एनर्जी दी। और जब ये अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा उस पे, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इस अट्रैक्शन की वजह से। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन क्या है, रिक्वायर्ड एनर्जी के लिए पॉजिटिव है, ठीक है, और रिलीज्ड एनर्जी के लिए नेगेटिव है। तो ये सपोज टू बी 500 निकली। तो आपको खर्चा कितना करना पड़ा उस इलेक्ट्रॉन को वहां ऐड करने में, इस प्रोसेस में आपको खर्चा कितना करना पड़ा, प्लस 100, और आपको प्रॉफिट कितना हुआ 500 का। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 400 एनर्जी रिलीज हुई नेट,
नेट 400 एनर्जी रिलीज हुई। अगर हम x प्लस वाई की बात करें, इसे आप x से डिनोट कर लो, इसे आप y से डिनोट कर लो, तो आपका जो नेट हुआ वो कितना हुआ, x 100 है, ये 500 है, मतलब 400 एनर्जी क्या हुई, किलोजूल पर मोल क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई। क्लियर है, एनर्जी रिलीज हुई। इज इट क्लियर? तो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। अगर उस एटम को उस इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो टू गेट स्टेबलाइज, ठीक है, टू गेट फुलफिल इट्स ऑक्टेट, ये भी तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में है 2s2 ns2np7 ns2np5 है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन पूरा फुलफिल होते ही नट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। इसी वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, उनमें से किसकी ज्यादा होती है वो आगे पढ़ेंगे, बट उनकी सबसे ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में, तो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। वहां पे भी रिपल्शन होगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वहां पे भी एनर्जी रिलीज होगी, बट एनर्जी रिलीज बहुत ज्यादा होगी देन रिक्वायर्ड एनर्जी से, रिपल्शन को ओवरकम कर जाएगा और रिलीज एनर्जी ज्यादा होगी, तो नेट आपको प्रॉफिट ही होगा। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो दो टाइप के फोर्सेस लगे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे, और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है न्यूक्लियस की तरफ से तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज। क्लियर है? तो वही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम, x गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन x माइनस गैसियस, और इस प्रोसेस में ये एनर्जी रिलीज हो रही है, तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबलाइज। सिस्टम क्या होगा, स्टेबलाइज। सिस्टम स्टेबलाइज होगा क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए हम कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन यूज करते हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखनी होगी इसकी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो खुद ही अपनी डेफिनेशन में कह रही है कि मैं रिलीज हूं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो प्लस 400 किलो जूल पर मोल है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एक और टर्म साथ में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वहां पे एंथैल्पी है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज है, वहां पे एंथैल्पी टर्म है। तो आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस 400 आपको क्या बता रहा है, आप प्लस ही लगाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, और प्लस साइन यहाँ पे क्या बता रहा है, एनर्जी रिलीज हुई है भाई, 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है। यूनिट्स क्या क्या है, अभी पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को भी पढ़ लेते हैं, फिर आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है, फिर यूनिट्स को देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, नेट एंथैल्पी चेंज, ठीक है। यहां पे स्पेशली इस कंसेप्ट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोले, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोले या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, यहां पे एंथैल्पी और एनर्जी में कोई खास अंतर नहीं है अंतर। अभी अपन इक्वेशन भी देखेंगे जिससे इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। ये डेल्टा ईजी एच से डिनोट करता है, और कई जगह डेल्टा एच ईजी लिखा होता है, एक ही बात है, ठीक है, और इसे ईए से डिनोट करेंगे। तो एनसीईआरटी में भी इसको रिलेट कर रखा है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी के केस में रिलेशन देखा था, वैसे यहाँ पे भी रिलेशन है 5/2 RT से। क्लियर? लेकिन ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या, दैट इज अमाउंट ऑफ, या कहें एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस। व्हाट इज एंथैल्पी, नेट हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन एन आइसोलेटेड, वही सेम कहानी, आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम, when an isolated gaseous neutral atom adds an electron to form monovalent gaseous ion, that is an ion, that is X gaseous प्लस इलेक्ट्रॉन X माइनस गैसियस। अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें एनर्जी रिलीज ही होती है, एक्सेप्ट जिसका फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा। हर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अगर इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आप डेल्टा एच ईजी का साइन क्या लिखोगे, नेगेटिव लिखोगे। एंथैल्पी चेंज नेगेटिव लिखोगे, थर्मोडायनेमिक्स साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है,
इज इट क्लियर? पहली बात ये। अब एंथैल्पी चेंज आपको पता है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी होती है। ये टर्म ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू मतलब जितनी एनर्जी रिलीज हुई वो एंथैल्पी चेंज है ऑलमोस्ट। तो आप एंथैल्पी चेंज बोलो या नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व बोलो, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली आपको ये बताती है कितनी एनर्जी रिलीज हुई, बस, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ब्रॉडर टर्म है जो आपको ये बताती है कितनी एनर्जी इन्वॉल्व हुई, कितनी एंथैल्पी का चेंज आया, कितना डेल्टा एच आया। क्लियर है? कितना डेल्टा एच आया, या तो नेगेटिव आया तो मतलब एनर्जी रिलीज है, और अगर जैसे सपोज टू बी नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन है, अगर एक्स गैसेस, तो वो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहेंगे, तो उस केस में आपको डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या मिलेगी, मतलब एंथैल्पी में चेंज क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। इज इट क्लियर? तो समझ में ये आना है कि डेल्टा एच ईजी पॉजिटिव है और डेल्टा एच ईजी नेगेटिव है, दैट इज एनर्जी रिलीज, दैट इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है? डेल्टा एच ईजी नेगेटिव है मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है उस प्रोसेस में, मतलब सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, क्या होगा, क्या एंथैल्पी चेंज आएगा, रिलीज, डेल्टा एच ईजी नेगेटिव आएगा थर्मोडायनेमिक्स के साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। डेल्टा एच ईजी पॉजिटिव है तो इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी। अब इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेट करते हैं। इज इट क्लियर? तो एंथैल्पी चेंज बोले या एनर्जी इन्वॉल्व्ड बोले, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एक ही बात है, एक ही बात है। ऑलमोस्ट पी डेल वी ऑलमोस्ट क्या होता है ना, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है? तो इसको अपन कैसे देखते हैं ना बेटा, इसको आप ऐसे देखें कि अगर किसी सिस्टम के लिए ये नेगेटिव आया, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है? सपोज टू बी पहले वाला केस देखें तो प्लस 400 किलो जूल पर मोल, माइनस 400 पर माइनस 400 किलो जूल पर मोल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम कितनी लिखेंगे, प्लस 400 किलो जूल पर मोल, प्लस 400 किलो जूल पर मोल। इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिश्ता क्या है, नेगेटिव। अगर एनर्जी रिलीज को एक कैसे साइन से बताता है, नेगेटिव से, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसी मैग्नीट्यूड को किस साइन से बताता है, पॉजिटिव साइन से बताता है, तो ये आपस में क्या है, नेगेटिव है बस, किसी भी टेम्परेचर पे। वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंड है सिर्फ एब्सोल्यूट जीरो पे, क्लियर है, 0 केल्विन पे, वो आपको एनसीईआरटी में नीचे पट्टी दे रखी है, उसमें दिया हुआ है। लेकिन लेकिन हम किसी भी टेम्परेचर पे ये को नेगेटिव कर देंगे बस, और हमें डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो आप ये ध्यान रखें क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव है, मतलब एनर्जी रिलीज, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसी का जस्ट साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, प्लस 400 हो जाएगा। इज इट क्लियर? माइनस 400, हाँ ये माइनस 400 है भाई, माइनस 400 और ये प्लस 400, दोनों सेम ही बात कह रहे हैं कि एनर्जी रिलीज हुई है भाई एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे, नॉर्मल एटम, न्यूट्रल एटम। क्लियर है? समझ में आया? ये चीज समझ में आई? यही आपको अप्लाई करना है कि जहां पे ये प्लस 400 दे रखा है, प्लस 20 दे रखा है, प्लस 300 दे रखा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका नेगेटिव साइन माइनस 300 हो जाएगी, 300। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? अब आप किरचॉफ्स इक्वेशन याद है आपको, है ना? और किरचॉफ्स इक्वेशन आपको क्या कहती है, किरचॉफ्स इक्वेशन आपको क्या कहती है, दैट डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 अपॉन T2 माइनस T1 मींस एंथैल्पी चेंज एट टेंपरेचर T2, एंथैल्पी चेंज एट टेंपरेचर T1, T2 माइनस डेल्टा Cp, दैट इज Cp ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट्स। किस इक्वेशन के लिए? इस इक्वेशन के लिए। क्लियर है? तो इसके लिए मोनोटॉमिक गैस है 5/2 R, Cp होगा तो 5/2 माइनस 5/2 माइनस 5/2 R प्लस 5/2 R। ठीक है? तो ये हो गया माइनस 5/2 R। क्लियर? और डेल्टा एच T2, ठीक है, अब एट 0 केल्विन पे, ठीक है, तो एट 0 केल्विन आप ऐसे लिख लो T1 इज इक्वल्स टू 0
T2 माइनस 0, तो ये हो गया -5/2 RT, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। T टेम्परेचर, T2, ठीक है। तो ये बन गया आपका डेल्टा एच T2 डेल्टा एच T1 -5/2 RT। किसी भी टेम्परेचर पे देख लेते हैं RT2 अभी तक तो, ठीक है। अब ये T1 टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर क्या था 0 केल्विन, T1 टेम्परेचर पे चेंज इन एंथैल्पी कितना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं -EA, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है, क्लियर है, -5/2 RT2, ये आपको मिल जाएगा एट टेम्परेचर T2। तो किसी भी टेम्परेचर पे कैलकुलेट करने का रिलेशन क्या है, -EA -5/2 RT। आप एनसीईआरटी खोल के देखें, आपको मिल जाएगा डेल्टा एच टी, किसी भी टेम्परेचर पे चेंज इन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -EA -5/2 RT। इज इट क्लियर? क्योंकि इधर जाते ही पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ इधर जाते ही पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इधर जाते ही पॉजिटिव हो गया, और डेल्टा एच माइनस होता है, मतलब डेल्टा एच Eg इज इक्वल्स टू -EA, ये मत भूलना किसी भी टेम्परेचर पे। तो ये टेम्परेचर एट टेम्परेचर 0 है, तो वही -EA हो जाएगा एट टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन। क्लियर है? तो ये रिलेशन ध्यान रखना, -EA -5/2 RT। क्लियर है? समझ में आया किरचॉफ्स इक्वेशन का यूज? ठीक है। नेक्स्ट यूनिट्स क्या होंगी? यूनिट्स है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल्स टू 96.5 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? 1 किलो कैलोरी पर मोल इज इक्वल्स टू 4.2 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? ये यूनिट्स है, ठीक। नेक्स्ट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, बहुत इंपॉर्टेंट, और उसी से आपको समझ आएगा कि आपको सब्जेक्ट मतलब ये जो टॉपिक है समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, ठीक है। सपोज टू बी X गैशियस है, प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, X माइनस गैशियस बना, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखो कि पहला नेगेटिव होगी अंटिल, कब तक, मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए नेगेटिव ही होगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाहेगा और नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में जैसे ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं, हीना, नेहा और करीना जीते रहे, ठीक है, या जीवित रहें, व्हाटएवर यू वांट टू से, तो वो उन केसेस के लिए आप क्या बोलोगे, वो इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती आप ऐड करा रहे हो। तो उन केसेस के लिए जिनके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनके लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी कि भाई जबरदस्ती ऐड हो तो उनके लिए ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और हमें एस और पी की बात करनी है, ठीक है। तो एस और पी एलिमेंट्स के लिए ये क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूजुअली नेगेटिव होती है डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। आपको हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन में और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन मिलेगा। अब मैडम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्या होता है, सेम चार्ज में रिपल्शन, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन इसको बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन इसको बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी, भले से ही आप स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूर भगाना चाहेंगे, दूर भगाना चाहेंगे। इज इट क्लियर? भले से, जैसे ऑक्सीजन का केस, सल्फर का केस, वहां पे क्या होता है ना, O माइनस से O2 माइनस जाना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कराता है, लेकिन तब भी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो पॉजिटिव ही होगी। आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी उस सिस्टम को, आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी ही पड़ेगी उस सिस्टम को। इज इट क्लियर? समझ में आया?
तभी वो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड दिस नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन. Is it clear? समझ में आया? So there is an electrostatic force of repulsion between the incoming electron and the negative charge of negative anion. So second electron gain enthalpy is always positive, and first plus second is always greater than zero. फर्स्ट प्लस सेकेंड का समेशन हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है. फर्स्ट प्लस सेकेंड का समेशन हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, ऑलवेज. क्योंकि फर्स्ट तो नेगेटिव है लेकिन सेकेंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव आएगी, तो नेट हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी. तो फर्स्ट, राइट डाउन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूजुअली नेगेटिव based on the electronic configuration, but second electron gain enthalpy is always positive. ठीक है. first electron gain enthalpy is usually negative based on electronic configuration. clear है? based on electronic configuration. But second electron gain enthalpy is always positive, and delta EgH1 plus delta EgH2 is greater than zero. Always. जैसे ऑक्सीजन का केस लेते हैं, रीजन आपको बता दिया है मैंने. ठीक है, ऑक्सीजन का केस लेते हैं. ऑक्सीजन प्लस O माइनस गैसियस. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी निकलती है? 140 किलो जूल पर मोल. ठीक है, बट O माइनस गैसियस से, बिकॉज इसमें और इसमें रिपल्शन होगा, O2 माइनस गैसियस बनेगा, तो डेल्टा EgH2 कितनी निकलती है? 780 किलो जूल पर मोल. आप देखेंगे इन दोनों का समेशन नेट पॉजिटिव ही आएगा. इज इट क्लियर? समझ में आया? सल्फर के केस में भी ऐसा ही होगा, हर के केस में ऐसा ही होगा. सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन, फर्स्ट के अलावा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हमेशा पॉजिटिव होंगी. पहली बात ये. सिमिलर, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट के लिए क्या होगी? पॉजिटिव होगी फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन. ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव है. ठीक है, डेल EA1, बट EA2, EA3, EA4 क्योंकि जस्ट नेगेटिव होती है, वो हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी. वो हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी. इज इट क्लियर? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट. बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रही हूं बेटा, अच्छे लेवल पे. आप कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे. बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो. ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या हैं देखें. तो पहला फैक्टर क्या है बेटा? एटॉमिक साइज. ठीक है, एटॉमिक साइज के लिए क्या देखेंगे आप? लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या करती है? डिक्रीज. टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या करती है? इंक्रीज. वो आपको पता है क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पे. तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ा, साइज, एटॉमिक साइज क्या हो गई? डिक्रीज हो गई. मतलब न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया. न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? बढ़ गया. इज इट क्लियर? इस न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, मतलब वैलेंस शेल पे, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा उसके प्रति भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा. क्लियर है? तो एटॉमिक साइज जैसे जैसे डिक्रीज होगी, कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और नेगेटिव होती चली जाएगी. और नेगेटिव होने का मतलब -100 -500 और नेगेटिव होती जाएगी. मतलब पहले 100 एनर्जी रिलीज हो रही थी, अब कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 500. मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. जैसे जैसे एटॉमिक साइज कम होता चला जाएगा, मोर नेगेटिव. क्यों? क्योंकि वैल्यू बढ़ती चली जाएगी. क्लियर है? नेगेटिव साइन जस्ट शोज दैट एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, और ज्यादा मैग्नीट्यूड हो रहा है मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है. कब? जब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है. तो एटॉमिक साइज डिक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज घटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ी. क्लियर है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूजुअली गोज, लिखें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes more negative
becomes more negative when atomic size decreases. When atomic size decreases, electron gain enthalpy becomes more negative when atomic size decreases. क्लियर है? लेफ्ट टू राइट जाने पे जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है बेटा तो क्या होगा? इट बिकम्स मोर नेगेटिव. ऑफ कोर्स विद सम एक्सेप्शंस, वो पढ़ेंगे. वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल अलोंग पीरियड एंड डाउन द ग्रुप. बट पहले फैक्टर्स पढ़ लेते हैं. तो ये एटॉमिक साइज था. नेक्स्ट जेड इफेक्टिव. जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा, है ना? एक सेकेंड. ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव व्हेन एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. और जब इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम जाने पे तो क्या होगा? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेड इफेक्ट. अच्छा, आपको एटॉमिक साइज के बाद नीचे जाने पे एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ रहा है और जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है. बट साइज का डोमिनेटिंग फैक्टर है, इसलिए न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूरी पे जा रहा है. ठीक है, साइज बढ़ रहा है. साइज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो दूर जाएगा. वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा? दूर जाएगा. और जब वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा तो क्या होगा बेटा? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन दूर जाने के बाद क्या होगा बताएं? जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन दूर ऐड होगा, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब कितनी एनर्जी रिलीज होगी? कम, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. जितना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज. मोर करेक्ट. जितना ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. तो नीचे जाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है तो एनर्जी भी क्या होगी? कम रिलीज होगी. एनर्जी भी क्या होगी? कम रिलीज होगी. इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे जाने पे लेस नेगेटिव होती है. उसमें भी एक्सेप्शंस हैं, स्पेशली पी ब्लॉक में. तो अभी अपन जनरल व्यू देख रहे हैं, वेरिएशन अभी देखेंगे अच्छे से पीरियडिक टेबल में. ठीक है. सेकंड है जेड इफेक्टिव. जेड इफेक्टिव बढ़ा. जेड इफेक्टिव बढ़ा तो न्यूक्लियस के पास आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी पास आएगा. तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा. जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव मींस उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जेड इफेक्टिव का रिजल्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, के जेड इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव बढ़ा उतना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, अनटिल अनलेस और सारे फैक्टर्स क्या हो? कांस्टेंट हो. ठीक है, साइज हो तो साइज भी इसको फेवर करेगी, साइज भी घट रहा है. ठीक है, जैसे अलोंग द पीरियड होता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है अलोंग द पीरियड, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ती है, मतलब मोर नेगेटिव होती चली जाती है. या यूं कहें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती चली जाती है. ठीक है, क्योंकि वो -100 से -500 तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? +100 से +500. इज इट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. अच्छा, जेड इफेक्टिव में ना स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आ गया. कैसे आ गया? अगर अंदर के शेल्स इफेक्टिवली स्क्रीन कर रहे हैं, शील्डिंग अच्छी है, तो ये दूर चला जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए भी. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम. तो शील्डिंग इफेक्ट के से रिलेटेड अगर हम बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा अच्छा, इलेक्ट्रॉन उतना दूर, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी कम. और शील्डिंग पुअर, शील्डिंग पुअर जैसे डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स की होती है शील्डिंग मतलब प्रोटेक्शन, ब्लॉक करना न्यूक्लियर चार्ज को. तो जितनी ज्यादा पुअर होगी, है ना, बैलेंस अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा हो जाएगी. तो शील्डिंग कम तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा. इज इट क्लियर? तो उसी में आ गया जेड इफेक्टिव में. थर्ड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक बात ध्यान रखना, जितने भी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबशेल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे ग्रुप 2 को ले लो, फुल फिल्ड सबशेल है NS2. ग्रुप 15 ले लो, NS2NP3. ठीक है, ये फुल फिल्ड सबशेल है. क्लियर है? ये फुल फिल्ड सबशेल है, ये हाफ फिल्ड सबशेल है, ग्रुप 15. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ग्रुप 18 ले लो, ये फिल्ड शेल है, फुल फिल्ड शेल है. ये
फुलफिल्ड सबशेल है, ये हाफ फिल्ड सबशेल है, ये फुलफिल्ड शेल है, शेल ही कंप्लीट है। इज इट क्लियर? 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे, 6 + 2 8। तो इन केसेस के लिए आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ही मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन क्या होगा जब ये खुद ही स्टेबल है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ऑलमोस्ट 0। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस में डेल्टा EGH को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को EA से माइनस में लिखते हैं। समझ में आया? डेल्टा EGH इज इक्वल टू माइनस EA। तो अगर जबरदस्ती हम इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे, जबरदस्ती इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो बहुत या तो पॉजिटिव आ जाएगी पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे इन पे, या फिर बहुत ही लो नेगेटिव होगी। तो लिखें 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 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes very low negative या low negative और पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes very low negative या तो बहुत लो नेगेटिव हो जाएगी। इज इट क्लियर? क्लियर? becomes very low negative। ठीक है, जैसे -300 -330 340 देखेंगे आप हाईएस्ट। ठीक है, लेकिन उससे कम क्या होगी, -7 -10 -15, या तो ऐसे मिलेगी आपको इनके लिए, या फिर पॉजिटिव में मिलेगी +630 +50 +70। इज इट क्लियर? तो या तो पॉजिटिव मिलेगी ये वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, या फिर वेरी लो नेगेटिव वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स वेरी लो नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू फॉर ग्रुप 2, ग्रुप 15 एंड ग्रुप 18 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स के लिए आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या तो बहुत ही लो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी या फिर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी पहले इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे ही इनके लिए, क्योंकि ये हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबशेल्स हैं, शेल्स हैं या सबशेल्स हैं। तो फॉर ग्रुप 2, ग्रुप 15 एंड ग्रुप 18 एलिमेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स वेरी लो नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू। इज इट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट, बाकी सबके लिए तो आपको पता ही है कि इट यूजुअली बिकम्स नेगेटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे, और सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें। नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ electron gain enthalpy along period and down the group। along period की बात करें तो वही सेम कहानी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसी। जैसे हम जानते हैं कि along period Z इफेक्टिव बढ़ता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, Z इफेक्टिव बढ़ता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो क्या होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के प्रति फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि जो वैलेंस शेल है वो पास में आ चुकी है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूजुअली बिकम्स मोर नेगेटिव ऑन मूविंग left to right, on moving left to right। is it clear? समझ में आया? on moving left to right it becomes more negative। ठीक है, but with some exceptions। जैसे ग्रुप 2 है, ग्रुप 15 है एंड ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं, they have low negative और positive electron gain enthalpies। low negative और positive electron gain enthalpies। is it clear? ठीक है, तो इनकी बहुत कम होगी, बाकी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? तो इसका ऑर्डर नेक्स्ट क्लास से लिखना स्टार्ट करते हैं और डाउन द ग्रुप भी। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
ठीक है, 2p 3p में किसकी सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में पी ब्लॉक में किसकी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो देखेंगे किसकी ज़्यादा नेगेटिव होती है, और कुछ क्वेश्चंस करके ऑक्सीडाइजिंग पावर भी यहीं कवर अप कर लेते हैं पार्ट 2 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं और जल्दी से पीरियडिक टेबल को वाइंड अप करके केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं। थैंक यू।